वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 196। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। जो हम 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं उसमें अगला टॉपिक है किसान, जमींदार और राज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक से जो पहला प्रश्न बनता है वो है मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह है संबंध, यह है संबंधित अर्थ, जैसे कि परगना क्या है, पेशकश क्या है, मिल्कियत क्या है, कौन सा इसमें सही सम्मिलित है वो बताना है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं, ठीक है। और उनके लिए है जो एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं, जिनको बोरियत लगती है एनसीईआरटी पढ़ते हुए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सिलेबस है, तो सिलेबस को कवर करना है। तो सारे प्रश्नों को जो है जो थ्योरी है उसको ऑब्जेक्टिव टाइप में तोड़ दिया गया है ताकि बोरियत ना लगे। तो परगना जो है वो मुगलों का प्रशासनिक मंडल, और पेशकश जो है मुगल राज्य द्वारा दी जाने वाली एक तरह की भेंट और मिल्कियत है, जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन। तो तीनों के तीनों ये करेक्ट हो जाते हैं। 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, परगना हो गया मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल, और पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट और मिल्कियत हो गई, जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन। तो सभी युग्म सही सम्मिलित हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। आईन अकबरी में दी गई प्रशासनिक जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है बताना है। खासकर यूपीएससी सिविल सेवा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस है दूसरे एग्जाम में, तो आईन अकबरी किसकी रचना सीधा सीधा पूछ लेगा, लेकिन आईन अकबरी में है क्या वो यूपीएससी करेगी। या स्टेट पीसीएस में भी प्रश्न बनने लगे अब तो पहला है, इसमें 14 प्रांतों की विस्तृत जानकारी दी गई, और इसके अनुसार सयुरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान था, और इसके मुल्क आबादी भाग में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें सूबों तथा उनकी प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो आईन अकबरी के बारे में गलत स्टेटमेंट। तो जो डी वाला स्टेटमेंट है, इसमें सूबों और प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों का विस्तृत वर्णन मिलता है, इस तरह के स्टेटमेंट अधिकतर सही हो जाते हैं। अधिकतर बात जो गलत होगी वो संख्याओं के ऊपर हो सकती है, जैसे कि 14 प्रांत की जगह 12 होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे, यही गलत है, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों सही हैं। भारत के कृषि समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। और इसके अनुसार सयुरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान था, ठीक है। यहाँ भी कट सकती है बात, क्योंकि राजस्व अनुदान कुछ और हो सकता है सयुरगल की जगह, संख्या में गड़बड़ी हो सकती है। तो फिलहाल पहला वाला गलत है यहाँ पर। देखिए, आईन अकबरी के तीसरे भाग यानी मुल्क आबादी में 12 प्रांतों की चर्चा की गई है, न कि 14। तो पहला वाला गलत हो गया, बाकी सारे हो गए सही। चलिए मिलान कर दीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। पानीपत का प्रथम युद्ध, नादिर शाह ने आक्रमण कब किया। पानीपत का तीसरा युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करना। तो पहले चौथे से एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा भी पता होगा अगर सी बाउंसर मार रहा होगा तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, तीसरा 1761 में, दूसरा होता तो 1556 में। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी प्राप्त कर ली 1765 में। तो ए का हो गया 1 और डी का हो गया 4। ए का 1, डी का 4 दो में है, लेकिन सी का हो गया 2 और बी का हो गया 3, तो सी इसका आंसर हो गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। नादिर शाह ने आक्रमण किया 1739 में, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करना 1765 में। मुगल साम्राज्य के इतिहास के कुछ ही मुख्य पड़ाव हैं, इनको भी पढ़ लीजिए, इनसे प्रश्न बनते हैं। एक फ्रेम में इसको ले लेते हैं। जैसे कि हुमायूं के शासनकाल का पहला चरण 1530-1540, हुमायूं का सफारी दरबार में शरण लेना 1540-1555, हुमायूं का सिंहासन पर बैठना 1555 से 56, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627, शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सीधा सीधा एक ही प्रश्न में पूछा गया पहले भी एग्जाम्स में।
जमींदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जमींदार राज्य की ओर से जनता से कर वसूलते थे। इनके अपने किले और सैनिक होते थे और जमींदारी के कारण गांव में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। देखिए बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है सही हैं। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। जमींदार जो है राज्य की ओर से जनता से कर वसूलता था और इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन जमींदारों की ताकत का जरिया थे। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और उनके पास सैनिक टुकड़ियां भी थीं। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांव में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई और इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों की फसल भी बेचते थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा। 17वीं सदी के किसान आंदोलनों के दमन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीवान पर पूरे राज्य की वित्तीय देखरेख की जिम्मेदारी थी। पहला स्टेटमेंट बोला 17वीं सदी में कुछ किसान आंदोलन हुए, तो अंग्रेज तो उनको दबा ही रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के साथ साथ जमींदारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए गलत है। 17वीं सदी में जो जमींदार थे वो किसानों का साथ दे रहे थे, न कि उनका दमन कर रहे थे। गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला केवल सही है, तो सही पूछा तो केवल 20 का आंसर होगा। देखिए 17वीं सदी में जमींदारों को शोषक के रूप में नहीं दिखाया गया है। आमतौर पर राज्य के राजस्व अधिकारी जो है किसानों के गुस्से का शिकार होते थे। ठीक है, तो राज्य का जो राजस्व अधिकारी था वो शोषण करता था। नहीं, देखिए पहली लाइन तो ठीक है, लेकिन दूसरी वाली जो है वो आमतौर पर राज्य के राजस्व अधिकारी किसानों के गुस्से का शिकार होते थे। ठीक है, तो जो अनबन थी वो राजस्व अधिकारी और किसानों के बीच में थी और इस काल में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। तो जमींदार तो समर्थन कर रहे थे किसानों का, और दूसरी वाली लाइन भी ठीक ही है, राजस्व अधिकारी ही किसानों को का दमन कर रहे हैं, तो किसान भड़के हुए हैं इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, जो कह रहा है कि जमींदारों ने भी दमन किया, जबकि दमन कर रहा है राजस्व अधिकारी। दीवान के दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। दूसरा वाला सही है। भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ये कुछ प्रति भूमि, पोलज भूमि, चचर भूमि और बंजर भूमि इनके सामने जो लिखा है उसमें से कोई एक गलत होगा। प्रति भूमि खेती के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त भूमि। पोलज भूमि, इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। चचर भूमि, यह जमीन 3-4 वर्षों तक खाली रहती थी। और बंजर भूमि, वह जमीन जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। देखिए खेती के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त प्रति भूमि तो हो नहीं सकती, वो तो बंजर भूमि होनी चाहिए। गलत हो गया, लो पहला स्टेटमेंट वही आंसर हो गया। पोलज भूमि, इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। चचर भूमि, यह जमीन 3-4 वर्षों तक खाली रहती थी। बंजर भूमि, वह जमीन जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। तो इस समय जो जमीनें ही थी वो 4 भागों में बटी थी। प्रति भूमि या परौती, वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह पुनः उर्वर हो सके। तो ऐसा नहीं है पूरी तरह से बंजर। गलत है पहला स्टेटमेंट। पोलज भूमि, से कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। चचर भूमि, यह जमीन 3-4 वर्षों तक खाली रहती थी। बंजर भूमि, वह जमीन जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मध्यकाल के संदर्भ में 3 कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा। अमीन प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन सुनिश्चित करता था। मनसबदारों को नगद तथा जमीन दोनों रूपों में भुगतान दिया जाता था। और कणकुत तथा भावली फसल के रूप में राजस्व उगाहने के 2 तरीके थे। देखिए अमीन शब्द उस समय का दिया गया है और आज तक ये चल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कथन जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अमीन एक अधिकारी था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है।
और मनसबदारी पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से अधिकतर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था और समय समय पर उनका स्थानांतरण किया जाता था। कणकुत तथा भावली फसल के रूप में राजस्व उगाने के दो तरीके थे। इसमें कणकुत का अर्थ अनाज का अंदाजा लगाने तथा भावली का अर्थ है बटाई से। ठीक है, बटाई शब्द जो आज तक प्रचलित है वो अनाज का अंदाजा लगाना हो गया कणकुत। ठीक है, बटाई होती है जैसे खुद की ज़मीन है तो ये ज़मीन किसी को खेती के लिए दे दी, अब इसमें जो भी अनाज, जो भी इसमें पानी लगेगा सिंचाई के लिए, जितना भी पैसा लगेगा या फिर इसमें जितना भी बीज लगेगा वो आधा आधा बांटेगा। मतलब आधा जो इस खेती को कर रहा है और आधा जो मालिक है वो। और एक होता है ठेके पर देना। ठेके का मतलब है हमने आपको ज़मीन दे दी है, अब अनाज इसमें इसमें जो भी बीज है वो आपका, सिंचाई जो है वो सारी आपकी, और जो भी उत्पादन होगा उसका 50% या 40% आप हमको दे देना, तो बाकी का आप रख लेना। तो ये एक तरीके हैं जो आजकल चल रहे हैं भारत में, भारत के गांव में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। आईन अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसे 5 संशोधनों में पूरा किया गया और अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में की गई। पहली जिल्द में आईन अकबरी के शाही नियम कानून का सारांश राजपत्र के रूप में संकलित किया गया। कौन सा इसमें सही है? देखिए, जो छोटे एग्जाम होते हैं तो उनमें सीधे सीधे प्रश्न बनेगा आईन अकबरी किसकी रचना है, लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस उसके अंदर घुसेगा और पूछेगा आईन अकबरी के बारे में विस्तृत रूप से, खासकर यूपीएससी। तो इसे 5 संशोधन में पूरा किया गया आईन अकबरी को। ठीक है, अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में की गई। दूसरा वाला भी सही है। और अकबरनामा की पहली जिल्द में आईन अकबरी के शाही नियम कानून का सारांश राजपत्र के रूप में संकलित है। गलत, ये तीसरी जिल्द में है, पहली और दूसरी जिल्द में नहीं है ये। इसमें पहली जिल्द में लिखा है, गलत है। तो सही केवल हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2। ठीक है, स्कूल में जिल्द कबर को बोला जाता था, पुस्तकों के ऊपर कबर चढ़ाना। तो आईन अकबरी को अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष 1598 में 5 संशोधनों में पूरा किया गया। तो पहला वाला सही है। अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में हुई। पहली और दूसरी जिल्दों में ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई है और तीसरी जिल्द में है आईन अकबरी के शाही नियम कानून। ठीक है, और साम्राज्य के एक राजपत्र, इन सब का वर्णन। तो दूसरा वाला कथन गलत हो गया। सॉरी, तीसरा वाला गलत हो गया ना, तीसरे में है वो। दूसरा वाला तो सही है, पहला भी सही है, तीसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जमींदारी प्राप्त करने की प्रक्रिया के निम्नलिखित में कौन से तरीके वैध थे? जमींदारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से तरीके वैध थे? खरीद कर, राज्य के आदेश से, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, नई जमीनों को बसाकर। जमींदारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में नई जमीनों को बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राजस्व के आदेश से खरीद कर, ये सारे तरीके वैध थे। तो डी है इसका आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो उपर्युक्त सभी तरीकों द्वारा जमींदारी प्राप्त की जा सकती थी, नई जमीनों को बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए और राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि जमींदारी खरीदी तथा बेची जा सकती थी। 10वां प्रश्न है, 16वीं और 17वीं सदी के कृषि इतिहास को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्रोत है? हुमायूंनामा, बाबरनामा, आईन ए अकबरी, फतवाए जहांदारी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आईन ए अकबरी। रचनाकार का नाम अबुल फजल। देखिए, 16वीं तथा 17वीं सदी के कृषि इतिहास को समझने के लिए आईन ए अकबरी प्रमुख स्रोत है। इसे अबुल फजल ने लिखा। इम्पोर्टेंट है नाम। और इसमें खेती की नियमित जुताई,
करों की उगाही, राजस्व व जमींदारों के मध्य संबंधों के नियमन आदि से संबंधित राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। मुगल काल में जमींदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में विचार करेंगे। 4 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था। विधवा महिलाएं भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी। महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। बंगाल में महिला जमींदारी पाई जाती थी। बंगाल में महिला जमींदारी पाई जाती थी, यानी एक व्यक्ति मतलब एक महिला भी जमींदार बन सकती है या बन सकती थी। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, चौथा वाला भी करेक्ट है, लेकिन ये तीसरा वाला जो गलत है, महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति थी। तो इसमें जो गलत कथन हो जाएगा वो तीसरा वाला हो जाएगा। जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मध्यकाल में बड़े खेतिहर परिवारों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है। विधवा महिलाएं, विशेषकर राजस्थान वाला जो एरिया, पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू तथा मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने तथा गिरवी रखने के लिए वे स्वायत्त थीं। तो गलत हो गया तीसरा वाला स्टेटमेंट, ऊपर वाला। तो बंगाल में भी महिला जमींदारी पाई जाती थी। यह 18वीं सदी में सबसे बड़ी तथा मशहूर जमींदारियों में से एक थी। राजशाही की जमींदारी जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। 12वां प्रश्न है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तिलहनी तथा दलहनी फसलों की गणना नकदी फसलों में की जाती थी और मक्का भारत में अंग्रेज लाए। कौन सा गलत है इसमें? आजकल दलहनी फसलों की गणना नकदी फसलों में नहीं की जाती थी, लेकिन उस समय मुगल काल में जो है तिलहनी और दलहनी फसलों की गणना नकदी फसलों में की जाती थी। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। मक्का भारत में अंग्रेज नहीं लाए, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। गलती ढूंढना भी गलत है। तो तिलहनी तथा दलहनी फसलों की गणना नकदी फसलों में की जाती थी और मक्का जो है अफ्रीका तथा स्पेन के रास्ते भारत आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। तो तिलहन और दलहन आजकल खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है, और नकदी फसलें नहीं हैं ये, लेकिन मुगल काल में थी। मुगलकालीन फसल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी और सर्वोत्तम फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता था। दो ही हैं ये, दोनों में से बताना कौन सा सही है। पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी, मुगलकालीन फसल उत्पादन में सर्वोत्तम फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता था। दोनों करेक्ट है, ठीक है, तो दोनों के दोनों सही हो गए, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तंबाकू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह पौधा पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। शाहजहां ने इसके सेवन पर पाबंदी लगा दी थी और 17वीं सदी के अंत तक यह व्यापार, खेती तथा उपयोग की एक मुख्य वस्तु बन गया। कौन सा सही है इसमें? यहाँ तो स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न पूछा गया है, लेकिन तंबाकू किसके द्वारा भारत में लाया गया? 4 स्टेटमेंट बनाकर सीधा सीधा प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। किसके सेवन पर या किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के सेवन पर रोक लगा दी थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया। तो जहांगीर ने नहीं, वो शाहजहां नहीं है, वो जहांगीर था। पुर्तगाली लाए तंबाकू को, पहला तीसरा सही है। जहां जहां 2 है उसको हटा दीजिए। तो तंबाकू का पौधा सबसे पहले पुर्तगालियों के माध्यम से दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी की शुरुआत में उत्तर भारत आया, ठीक है। जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग पर रोक लगा दी थी 1604 में, ठीक है। तंबाकू के प्रयोग में तेजी आई, जिससे चिंतित होकर जहांगीर ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि उन वहाँ के लोगों में तंबाकू को पीने की आदत बढ़ती जा रही थी। इसी कारण जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग पर रोक लगा दी और 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं के रूप में बन गया। तो थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। जहांगीर नहीं, शाहजहां का नाम याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रहट से सिंचाई का वर्णन मिलता है?
रहट से सिंचाई की जाती थी। ठीक है, सिंचाई किससे की जाती थी? रहट से। तो ये भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछा गया। तो ये बाबरनामा से इसका वर्णन मिलता है। तो रहट के जरिए सिंचाई किए जाने का वर्णन किससे मिलता है? बाबरनामा। बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है। तो इस टॉपिक से बनते हैं 15 प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।